जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, देखो आइसो का मतलब क्या हो गया? सेम, कुछ कांस्टेंट टाइप का। और थर्मल का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर से रिलेटेड। तो ऐसी कोई प्रोसेस, प्रोसेस तो प्रोसेस ही हो गई। तो कोई भी प्रोसेस जिसमें आपका टेम्परेचर सेम रहे, सेम रहेगा मतलब क्या? इनिशियल वाली सिचुएशन में आपने कोई चीज़ ली, तब भी उसका टेम्परेचर लेट्स से अगर 20 केल्विन था, तो फाइनल वाली के पोजीशन पे आने के बाद भी अगर आप टेम्परेचर को नापो, तो भी अगर वो 20 केल्विन ही रहे, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। अब इसमें क्या है कि और कुछ कुछ भी चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो कोई फर्क नहीं, प्रेशर चेंज हो कोई फर्क नहीं, बट आपको देखना है किस पे है? टेम्परेचर पे ध्यान रखना है अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हो। क्योंकि हम ये आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, ये सारी प्रोसेस जनरली कहाँ पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हैं। और थर्मोडायनेमिक की एक सबसे इम्पोर्टेंट एक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है आपकी? तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एन आर टी। अब पीवी इक्वल टू एन आर टी में पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल, आर का मतलब गैस कांस्टेंट और टी का मतलब टेम्परेचर। अभी हम यहाँ पर इस वाले वीडियो में आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एन और आर तो कांस्टेंट ही होते हैं किसी गैस के लिए, अगर ये कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और पीवी इक्वल टू अगर कांस्टेंट आपके पास आ गया, तो यहां से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? कि ड्यूरिंग द होल मोशन, मतलब पूरी प्रोसेस के दौरान, पी वन वी वन, लेट से एक पॉइंट आपने लिया, लेट से एक प्रोसेस स्टार्ट हुई आपकी, और उसके कुछ समय बाद आपने काउंट किया तो प्रेशर उसका पी वन था, वॉल्यूम वी वन था। तो पी वन वी वन का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर थोड़ी देर बाद आपने फिर से चेक किया, उस टाइम पे पी टू और वी टू, कुछ प्रेशर पी वन हो, मतलब कुछ नया प्रेशर हो गया तो लेट्स से उसको हमने पी टू बोल दिया। वॉल्यूम चेंज हो गया होगा तो उसको हमने वी टू बोल दिया। तो पी वन वी वन इक्वल टू क्या होना चाहिए? पी टू वी टू। क्यों? क्योंकि ये पहले बोल रहा है अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये हम किसके इक्वल लिख देंगे? किसी कांस्टेंट के इक्वल। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन निकल गया, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P1 बाई P2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं V2 बाई V1। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या चीज होती है किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में? वर्क डन निकालना। तो हम क्या निकालेंगे? वर्क डन की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का जनरल फॉर्मूला होता है W बराबर पी डी वी और इसका इंटीग्रेशन। P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम। अब हमें आइसोथर्मल प्रोसेस से वर्क डन निकालना, तो हमारे पास तो एक इक्वेशन है ही, पीवी बराबर एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं P की वैल्यू को, क्योंकि P वैल्यू चेंज हो सकती है, P भी चेंज हो सकता है, V भी चेंज हो सकता है, बट क्या चेंज नहीं हो सकता? T चेंज नहीं हो सकता। इस वाले पूरे इंटीग्रेशन को सिंगल वेरिएबल बनाना है। अगर सिंगल वेरिएबल बनाना है तो हम पी वी इक्वल टू एन आर टी से बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू एन आर टी अपॉन वी रख दूँ, अब देखो इधर साइड वाले में V आ गया, तो P की जगह एक बार रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इंटीग्रेशन एन आर टी अपॉन वी डी वी। तो यहाँ पर देखो W बराबर इंटीग्रेशन एन आर टी अपॉन वी डी वी जो आया है, इसमें एन भी कॉन्स्टेंट, आर भी कॉन्स्टेंट, और आइसोथर्मल है तो टी भी कॉन्स्टेंट। तो एन आर टी को ले लो बाहर, W बराबर एन आर टी इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी। और हमने वॉल्यूम लेट से V1 से कहाँ पर गए हम लोग? V2 पे। इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल V2। तो आपको बताइए, तो जनरल मैथमेटिक्स से कि dx अपॉन x क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन ln x log x।
तो यहाँ पर भी हो जाएगा nRT ln v और लिमिट है आपकी v1 से v2, तो W बराबर हो जाएगा nRT ln v2 माइनस ln v1। और ln v2 माइनस ln v1 मतलब कि एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी है, ln a माइनस ln b इक्वल टू हो जाएगा ln a बाई b। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका nRT ln v2 बाई v1। तो ये आपका हो गया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, मतलब ये वाली चीज़ आपको रिमेंबर रहेगी तो अच्छी बात है, वरना आप तुरंत कैलकुलेट भी कर सकते हो, ऐसा कोई टफ नहीं है इसमें। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और इसी का एक फॉर्मूला और भी हो सकता है। मान लें किसी क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कोई और वैल्यू दे रखी है, मतलब कि वॉल्यूम छोड़ के प्रेशर दे दिया, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ऊपर हमने एक चीज़ निकाली थी P1V1 इक्वल टू P2V2, तो यहाँ से हम लोग V2 बाई V1 निकाल सकते हैं। तो V2 बाई V1 कितना हो जाएगा, P1 बाई P2 हो जाएगा। तो जहाँ पर V2 बाई V1 लिखा है वहाँ पर हमारा क्या कितना हो जाएगा, P1 बाई P2। तो हम लिख देंगे W बराबर nRT ln P1 बाई P2। ये भी आपका एक वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला हो गया फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन, और ये हो गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन। एक चीज और निकाल लेते हैं कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस है, अगर उसका हम कर्व बनाए तो उसका स्लोप क्या होता है। ठीक है ना, तो फिर से हम उसी इक्वेशन में आ जाएंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, तो अब हमारा टॉपिक है, इसको मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, इसको लिख लेते हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारी बात थी। तो एक बार अगर स्लोप निकालना तो आपको पता है टी वाई बाई डी एक्स इस टाइप की चीजें निकाली जाती हैं। तो क्या कर लेते हैं, इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा, दो फंक्शन है तो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले हमने p को ऐसे रहने दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस फिर p का कर दिया तो dp हो जाएगा, और v को ऐसे ही रहने दिया, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या, 0। तो dp अपॉन dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, माइनस p अपॉन v। ठीक है ना, यहां से कितना आ जाएगा, माइनस p अपॉन v। और ये जो dp अपॉन dv है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है ना, देखो जैसे इसको अगर मैं कर्व से समझाऊं, तो अगर ये p है और ये अगर v है, तो pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका एक्चुअल में इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए, देखो pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होगा, p इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट, लेट्स से k अपॉन v। मतलब कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। या तो वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, दोनों का इनवर्स रिलेशन होगा। तो इसका ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है। ठीक है ना, तो यहां से हमें कैसे अंदाजा आ रहा है, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस वाले पोजीशन पे, प्रेशर देखो, वॉल्यूम की वैल्यू V1, और एक इस पॉइंट पे देखो V2, और इस पॉइंट पे देखो ये है P1 और ये क्या है, P2। तो देखो V1 जहां पर है तो आपको देखने में लग रहा है V1 की वैल्यू कम है V2 एज कंपेयर टू V2। V1 कम है क्योंकि V1 इधर साइड को है, और यहाँ देखो अगर V1 कम है V2 से, तो इसका मतलब P1 ज्यादा होना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे कि P1 की वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पर इसको मैंने, क्योंकि V1 के करस्पॉन्डिंग क्या लिखना चाहिए था, P1, और V2 करस्पॉन्डिंग P2। तो देखो क्या आ जाएगा, P1 इज ग्रेटर देन P2। ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, P इक्वल टू K अपॉन V, कुछ कांस्टेंट अपॉन V है। तो ये जो स्लोप है एक्चुअल में, ये अगर मैं इसको ऐसे टेंजेंट खींचूं, तो ये जो एंगल बनता है स्लोप का, मतलब यही होता है थीटा, tan थीटा। तो ये स्लोप आपका होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का माइनस पी अपॉन वी। और जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल जो प्रोसेस है
वो ज़्यादा आपका एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है ज़्यादा स्टीपर होता है एज कम्पेयर टू द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें थी रिगार्डिंग टू द आइसोथर्मल प्रोसेस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जय सिया राम टू ऑल।